नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। और इस संग्राम में जो आप तीन चेहरे देख रहे हैं, राहुल, मोदी और नीतीश, वाकई में ये तीनों एक ऐसा चेहरा है जो 2024 को लेकर कह सकते हैं कि अपने अंदाज में सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ राहुल आज मजदूर और किसान के बीच पहुंचते हैं, उनके साथ उनके सुबह का नाश्ता करते हैं, उनके साथ वो धान रोपना सीखते हैं, उनके साथ ट्रैक्टर से कादू, जो अपने इलाके में होता है ना, धान रोपने के समय में जो कादू किया जाता है ट्रैक्टर से, वो करते हुए दिखे बिना किसी संवाद का, लेकिन तस्वीर के सहारे जिन्हें वो संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश देने में वो कामयाब होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस राजनीति ने मोदी की नींद जरूर हराम कर दी है, क्योंकि ये एक ऐसी राजनीति है जिस राजनीति के सहारे उनकी दादी 70 के दशक में भी वापसी की थी, जिस समय में कांग्रेस में कि वो गूंगी गुड़िया हुआ करती थी, कहा करते थे लोग, सारे दिग्गज कामराज से लेके मुरारजी देसाई से लेके कौन कौन लोग नहीं थे कांग्रेस के, एक से एक दिग्गज। लेकिन 60 के दशक में इसने दिखा दी इसी अंदाज में। और जब 74 के आंदोलन के बाद जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना और खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, लगा जैसे कि कांग्रेस का अंत हो गया। लेकिन इंदिरा ने वापसी की, और इस अंदाज में वापसी की कि 80 में वो फिर से सत्ता में आ गई। वजह, राहुल आज जिस अंदाज में किसान के बीच जा रहे हैं, बुलेट बनाने वाले मिस्त्री के बीच जा रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच जा रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच जा रहे हैं जो रोज़ाना मजदूरी करके शाम में जो पैसे उसके हाथ में आता है, उसी पैसों के सहारे वो जीवन बसर करता है। और आज के दौर में जिस तरीके की महंगाई है, उस महंगाई में सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है तो रोज़ाना मजदूरी करने वाले लोग, चाहे किसी भी स्तर के लोग क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और यही वर्ग है जो राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम की वजह से मोदी को सत्ता में मिलाया। तो ऐसे वर्गों के बीच ये संदेश देना कि आर्थिक समृद्धि कितनी जरूरी है जीवन के लिए, और आज जो आर्थिक विपन्नता है उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, राहुल यही समझा रहे हैं। और इसका कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये भी एक राजनीति का मॉडल है। अब जरा हम मोदी जी पर चलते हैं। मोदी जी आज तेलंगाना में थे, और तेलंगाना में उनका अंदाज वही था जो अंदाज विदेश से लौटने के बाद मध्य प्रदेश में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो अंदाज था, वही अंदाज था। भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी उद्वेलित दिखे वो। लेकिन सवाल ये है, मध्य प्रदेश के भाषण में एनसीपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी, और 72 घंटे के अंदर चीज़ें बदली, और उसी एनसीपी जिस पर 7 लाख करोड़ की कितना हजार करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उसी एनसीपी के साथ आज सरकार में। तो आज तेलंगाना में भी कुछ इसी अंदाज में वहाँ के मुख्यमंत्री पर उन्होंने हमला बोला है। जरा पहले सुन लीजिए कि तेलंगाना में उन्होंने कहा क्या है, और भ्रष्टाचार को लेकर वो किस अंदाज में हमला बोला है चंद्रशेखर पर। पहले जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले दो देशों या दो राज्यों की सरकारों के बीच
विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब दो राजनीतिक दलों और दो राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया, इतने बलिदान दिए, उस जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। तो आपने सुना अंदाज क्या था और जो निशाने पर कौन थे। मतलब इन्होंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भी दो राज्यों के बीच समझौता हो रहा है। मतलब शराब घोटाला जो केजरीवाल के दिल्ली में हुआ है उसका तार कहीं न कहीं तेलंगाना से जुड़ा हुआ और केसीआर की बेटी को लेकर इसी ईडी पूछताछ कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में केसीआर और केजरीवाल भी बीजेपी के साथ खड़े दिखेंगे, या फिर इन दोनों के लिए संदेश है कि जल्द अब सलाखों के नीचे रहेंगे, जल्द अब सलाखों के पीछे रहेंगे? क्योंकि मोदी ऐसे समय में ये बातें कर रहे हैं जब पूरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम इन्वेस्टिगेट करने में केस को लगा हुआ है। ऐसे में अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान देंगे तो स्वाभाविक तौर पर अनुसंधान प्रभावित होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन खैर मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी का अपना अंदाज है। लेकिन आज इस आगाज को क्या समझा जाए? मोदी ने जो तेलंगाना में कहा यही समझने की जरूरत है कि या तो आप मेरे साथ खड़े हों या फिर विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चल रही है उस मुहिम का आप हवा निकालें। क्योंकि एनसीपी के साथ जो इन्होंने किया है, जिस तरीके से किया है, संदेश साफ है, भ्रष्टाचार एक बहाना है और इसी बहाने के सहारे तमाम विपक्षी में वैसे लोगों को टारगेट करना है जिन पर ईडी या सीबीआई का शिकंजा है। अब देखना यह है कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है। वैसे आज ये भी खबर है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिनको कांग्रेस आमंत्रित किया है विपक्षी एकता के बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन वो ये कहते हुए बैठक में ना जाने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अभी अध्यादेश को लेकर स्पष्ट राय नहीं दे रहे। मतलब हम रोने का बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठक में नहीं जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वजह मोदी का वो बयान तो नहीं है। और बार बार जो केजरीवाल पर आरोप लगता है कि ये संघ का बी टीम है या बीजेपी का बी टीम है, क्या आज के मोदी के इस बयान के बाद ये चीज़ें और पुख्ता तो नहीं हो जा रही हैं? क्योंकि अगर वो दोषी हैं तभी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? मनोज सिसोदिया के पास जाकर जांच ठहर से क्यों गई है? कल तो बड़ी बड़ी दावे हुए कि 52 करोड़ का जो है संपत्ति जब्त हुई। शाम होते होते आपने कहा कि 2 फ्लैट उसके जब्त हुए हैं मनीष सिसोदिया के। तो फिर ये चल क्या रहा है? इसी राजनीति को समझिए कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाल, चरित्र और चेहरा सिर्फ कहने के लिए, दिखाने के लिए है। क्योंकि आप जिस अंधभक्ति में डूबे हुए हैं या आप जिस तरीके से आंख बंद कर चुके हैं चतुर्मुर्ग की तरह कि सत्य हमें देखना ही नहीं है, आंधी आए या जाए उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको देखना ही नहीं है। जब किसी भी देश में ये स्थिति उत्पन्न होती है तो शासक इसी तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको लेकर कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं। कि जिस एनसीपी के बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे थे और इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टतम पार्टी है, आप अगर एनसीपी को वोट देंगे तो शरद पवार मजबूत होगा। आप क्या चाहते हैं कि देश मजबूत हो कि पवार मजबूत हो? आज आप क्या कर रहे हैं? किसको मजबूत कर रहे हैं और किसको कमज़ोर कर रहे हैं? यही राजनीति है। और इसी राजनीति के तहत आज मोदी ने तेलंगाना में ये बात कही है। अब जरा हमारे नीतीश बाबू पर आइए। नीतीश बाबू इन सब चीज़ों से बाखबर,
प्रदेश में क्या हो रहा है, सुनील सिंह किस तरीके से उनके मंत्री पर हमला बोल रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है चंद्रशेखर को लेकर। लेकिन सबसे बाखबर राजगीर घूम रहे हैं मलेमास मेला की तैयारी में। 2 दिन पहले चले गए थे दीघा, जो मेरीन ड्राइव हम लोग जिसको कहते हैं, वहाँ काम देखने के लिए। मतलब आप समझ लीजिए राजगीर गए हैं मलेमास मेला की तैयारी करने के लिए। होने वाला है ना अब इस बार जो मलेमास लगा है तो उसका मेला होगा राजगीर में, बड़ा आयोजन होता है, तो उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए चले गए। हाँ, लेकिन मीडिया वाले से दूरी बना कर रखे हैं कि कोई सवाल ना कर दे कि हो क्या रहा है, तो ये जनाब है। लेकिन नीरज फ्रंट पर हैं, आज ललन सिंह भी फ्रंट पर हैं। ललन सिंह ने भी बीजेपी को जमकर लताड़ा है, कहा है कि हम देखने को तैयार हैं, हम मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ललन भी उसी तरीके से हैं। लेकिन नीरज तो आज 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी पर हमला बोला है। तो जरा सुनिए, आज उन तमाम भ्रष्टाचारियों को लिस्ट लेकर नीरज आज मीडिया के सामने आए कि देखिए ये कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, या फिर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वो प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं उसका मतलब क्या है। जरा नीरज की भी बात सुन लीजिए। सुशील मोदी जी पर लगाने का हिम्मत है उनको? नहीं हिम्मत है। मैं तो पूछ रहा हूं कि अपना आचरण खुद देखना चाहिए ना, तब दूसरे पर सवाल खड़ा करना चाहिए। मुश्किल में सरकार दिख रही है, कोई संकट में नहीं सरकार है। सरकार महागठबंधन की आईडी, ईडी, आईटी, सीबीआई, अध्यादेश कोई काम नहीं करेगा। बिहार में महागठबंधन एकजुट रहेगा। चार्जशीट के सवाल पर तेजस्वी चार्जशीटेड हो गया है। तो मैं तो पूछ रहा हूं भाई, ये सदाचारी लोग हैं। कहाँ है अजीत पवार? कहाँ है अजीत पवार? कहाँ है वो एक कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामला अजीत पवार पर लंबित है। क्यों गठबंधन किया उससे? क्यों गठबंधन किया? छगन भुजबल से अवैध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप है। हसन मुशर्रफ, शुगर फैक्ट्री घोटाला, ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी बने कि नहीं? अदिति तटकरे, सिंचाई घोटाला, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय पंडित राव मुंडे, ये सारे लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सहवाला हैं। राजनीति के सहवाला है नरेंद्र मोदी जी के। अब प्रवचन देते हैं भ्रष्टाचार पर। मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये सदाचारी है या भ्रष्टाचारी है? महाराष्ट्र के एक देश एक कानून, बिहार में अलग मापदंड, महाराष्ट्र में अलग मापदंड। अद्भुत है भारतीय जनता पार्टी, अद्भुत है आपका एकात्म मानवतावाद। ये किसने पढ़ाया है? डॉक्टर हेडगेवार ने पढ़ाया। और वह पार्टी, जिस पार्टी ने 13 महीने की सरकार जब केंद्र में बनी थी, अटल जी का वो वीडियो जारी कर दीजिए। अटल जी ने कहा था कि हम समझौता नहीं करते सत्ता के लिए, और इनका आचरण देख लीजिए। ये क्या है? ये फ्रीडम फाइटर हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। कौन ये लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। इस बार तैयारी कैसी है? क्योंकि तो आपने सुना नीरज क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है और तेवर क्या है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, राहुल 2024 को साधने की एक अलग तरीके की राजनीतिक मुहिम में वो लगे हुए हैं। सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। मोदी सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। परिवारवाद हो चाहे भ्रष्टाचार हो, इस नैरेटिव के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं। और विपक्षी एकता की मुहिम को अगवा, विपक्षी एकता के मुहिम के अगवा नीतीश क्या कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार अपनी योजनाओं के सहारे, अपने विकास के मॉडल के सहारे बिहार साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिस तरीके से नीतीश, जो राज्य में घटनाएं घट रही हैं, उन तमाम घटनाओं या जो राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है भाजपा के द्वारा, उन सब बिसातों से दूर अगर इसी तरीके से वो अपने आप को उस सत्य से मुख मोड़ते हुए चलते रहेंगे, तो क्या बिहार में महागठबंधन वो चुनौती दे पाएगी जिस चुनौती की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि आंकड़ों में महागठबंधन भले ही बाहरी दिख रहा हो, लेकिन जिस तरीके की बेरुखी नीतीश दिखा रहे हैं, और बेरुखी दिखाने का जो उनका अंदाज है, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस तरीके की घेराबंदी यहाँ पे बीजेपी कर रही है, और उनके पार्टी के अंदर
जिस अंदाज में सेंधमारी करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है और आए दिन जिस स्तर पर हमला बोला जा रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी महागठबंधन को नुकसान कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आज के सियासी संग्राम में बस इतना ही। चीज़ों को समझिए और राजनीति को समझिए, क्योंकि ये जो राजनीति है ना, ये हमारे नमक की कीमत तय करता है और यही राजनीति हमें क्या पढ़ाई करना है ये भी तय करता है। ऐसे में राजनीति समझना बेहद ज़रूरी है और आए दिन हम सियासी संग्राम के सहारे इस देश की राजनीति का मूड क्या है या इस देश के राजनेता बयानों के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं नेता। हमारी कोशिश इस खास कार्यक्रम में यही रहती है कि आप उस चीज़ों को समझिए। वोट जिसको देना है आप दीजिए, लेकिन आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं कि क्या वाकई में वो ईमानदार है क्या, कि सिर्फ ईमानदारी की बात करता है, वाकई में वो राष्ट्रवाद की बात करता है क्या, राष्ट्र के प्रति वो प्रेम रखते हैं क्या। ये अगर क्लियर रहेगा आप में, आप उदास नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आपके अंदर में निराशा का भाव नहीं आएगा। चीज़ें राजनीति चलती रहेगी, आप भी आराम से उस राजनीति का हिस्सा बनते रहिएगा। वक्त आएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। चलिए, इस खास कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।